आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न लेकर आया। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराने वाला हूँ और दोनों क्वेश्चनों में बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आएगा 0। अगर इस रूप में मुझे समीकरण मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आज से अगर मैं 3 साल बाद की बात करता हूं तो उनकी उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी। तो ध्यान रखिएगा कि उम्र वाले सवाल जब भी आते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपसे बाद पूछा हो तो आपको प्लस करना है और पहले पूछा है तो आपको क्या करना है माइनस। क्या बात पूछा है, क्या पहले पूछा है, वो ध्यान से समझिए। इस पूरे क्वेश्चन में बताने वाला। तो इन सवालों में जब हम समीकरण बनाते हैं तो ध्यान देने वाली बात ये आती है कि जो पूछा जाए वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि रोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो हम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। वर्तमान का मतलब होता है आज की उम्र। मैंने रोहन की आज की उम्र मैंने मान ली x वर्ष। पहले एक उदाहरण समझिएगा। उदाहरण के लिए मैंने रोहन की आज की उम्र, आज की मतलब वर्तमान उम्र 50 वर्ष मानी। कितनी मैंने मानी, रोहन की वर्तमान उम्र मैंने 50 वर्ष मानी और पूछा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। रोहन की वर्तमान उम्र मतलब आज की उम्र मैंने 50 वर्ष मानी तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, तो 50 प्लस 3 बराबर 53। तो मैंने क्या किया, यहां कर दिया कि 50 प्लस 3 बराबर मैंने 53 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बाद के लिए हम क्या करते हैं, प्लस। बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किसमें प्लस या माइनस करते हैं, वर्तमान उम्र। वर्तमान मतलब आज की। इसी प्रकार से अगर पूछा जाता कि 3 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब होता है पहले, 3 वर्ष पहले रोहन कितने का था। आज जब वो 50 वर्ष का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, 47 वर्ष का होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर और हो जाती है कि जब भी पहले की उम्र निकालेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा था बाद के लिए आपको प्लस करना है, पहले के लिए माइनस करना है। आप खुद की उम्र से आप सोच सकते हैं कि बाद की उम्र निकालनी है तो प्लस करना पड़ेगा और पहले की उम्र निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। मैंने क्या बताया कि इन प्रश्नों में सबसे पहले वही माना जाता है जो आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या मान लिया कि माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब प्रश्न पे पहुंचते हैं कि रोहन की मां
उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां की वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। रोहन की मां की वर्तमान उम्र बराबर रोहन आज कितने का है, x वर्ष का, उसकी मां उससे 26 साल बड़ी है। बड़ी का मतलब क्या आएगा, अधिक है, अधिक के लिए क्या आएगा प्लस। कितने साल बड़ी है, 26 वर्ष, तो क्या आ जाएगा x प्लस 26 वर्ष। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते आगे, उनकी आयु का गुणनफल। पहली शर्त यहां पर क्या दी है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 वर्ष हो जाएगा। अब उससे 3 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आज से 3 वर्ष बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, और आज से 3 वर्ष बाद उसकी मां कितने साल की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, पश्चात का मतलब मैंने आपको बताया था बाद में, तो बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं प्लस। कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो हम 3 प्लस कर देंगे। प्लस या माइनस किसमें करना होता है, वर्तमान उम्र में। तो रोहन की वर्तमान उम्र कितनी है, x, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, तो रोहन की मां की वर्तमान उम्र कितनी है, x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, पश्चात का मतलब मैंने बताया बाद, और बाद के लिए क्या करते हैं प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस। कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो प्लस क्या कर देंगे 3 बराबर x है तो x प्लस और प्लस क्या होगा प्लस। 26 में 3 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 29। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ, बड़ी के साथ यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3। इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु कितनी है, x प्लस 29। अब आ जाते हैं शर्त के हिसाब से कि उनकी आयु का गुणनफल जैसा बोलता जाए वैसा ही आपको करते जाना है। उनकी आयु का गुणनफल तो मैं कर देता हूं गुणा। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन कितने का था, x प्लस 3 का था। 3 वर्ष पश्चात मां की आयु कितनी थी, x प्लस 29। क्या कहा उसने कि उनकी आयु का गुणनफल, उसके लिए मैंने गुणा कर दिया। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु मैंने लिख दी x प्लस 3, रोहन की मां की आयु मैंने लिख दी x प्लस 29। कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो बराबर यहां क्या कर देना आपको 360। यहां तक क्लियर हुआ। तो चलते हैं आगे। पहले x का गुणा पूरे पद में करेंगे तो क्या आएगा, x गुणा x प्लस 29 प्लस है तो क्या आएगा प्लस। अब 3 का गुणा पूरे पद में करेंगे तो 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 360 जैसे का तैसा। पहले मैंने x का गुणा पूरे पद में कर दिया तो x गुणा x प्लस 29 प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा पूरे पद में कर दिया तो 3 गुणा x प्लस 29। यहां तक क्लियर हो। अब आगे चलते हैं। तो x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर प्लस है तो प्लस। x का गुणा 29 में करेंगे 29x प्लस जैसे का तैसा। इसी प्रकार से 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस है तो क्या आएगा प्लस।
3 का गुणा 19 में करेंगे कितना आएगा 87 बराबर 360 जैसे का तैसा। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते आगे। x की घात 2 वाला यहां पद है नहीं है, तो x की घात 2 जैसे का तैसा। ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो क्या करेंगे चिन्हों के हिसाब से जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, तो 29 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 32x। अब चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, तो 3 और 29 में बड़ा क्या है प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। या प्लस का 87 है तो मैंने लिख दिया प्लस का 87 इक्वल टू 360 है, तो क्या आएगा 360। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मैंने रूप क्या बताया कि ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण में आपको ध्यान रखना है कि बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। तो बराबर के इधर कितना है 360, इससे बराबर की इधर लाइन है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, तो क्या आ जाएगा x² + 32x + 87। यहां प्लस का इधर किसका होगा माइनस का 360। जब मैं इसे इधर ले आया तो बराबर के इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब इसे मैं हल करता हूं तो क्या हो जाएगा x की घात 2 + 32x, ये भी संख्या है ये भी संख्या, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब आपको घटाना है, तो 360 में से 87 घटा दो, 360 - 87, 10 में 7 3 और 19 में से 8, यहाँ 10 में 7 घटाया 3 बचा, यहाँ 5 रह गया, 15 में से 8 घटाया 7, यहाँ कितना रह गया 2, कितना आ जाएगा 273। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ, बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस बराबर क्या आएगा 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है कि बराबर में क्या आना चाहिए 0, बराबर में क्या आना चाहिए 0, बराबर में 0 आ गया। उसके साथ साथ x की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2। x की सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी तो ही वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहां भी चेक कर लेते हैं, x की घात यहां कुछ भी नहीं तो 1, x की घात यहां पर कितनी है 2, तो x की बड़ी घात 2 है, इसलिए ये समीकरण क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर हम चाल कम करेंगे तो समय कैसा लगेगा अधिक लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। प्रश्न में आपको बताना वही है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इन सवालों में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपसे पूछा जाता है वही हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है वो देखिएगा, अंत में आपको हमेशा जो पूछा होता है वो हमेशा अंत में दिया होता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिए,
मैंने रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ध्यान से समझिएगा, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसे कुछ समय लगने वाला है। तो वही हम पहले क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो क्या लिखना है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी कुछ वक्त लेगी, कुछ समय लेगी, तो वो हम समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी, कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई, 480 किलोमीटर बटे किस चाल से रेलगाड़ी चल रही है, x किलोमीटर। तो चाल की जगह मैंने क्या लिख दिया, x, और समय है तो यहां क्या आएगा, घंटे, मतलब आवर आएगा। यहां तक क्लियर हो। अब बढ़ते हैं आगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, पहले चाल कितनी थी, x किलोमीटर पर घंटा। अब उसने क्या किया कि उसकी चाल कम कर दी। कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल पहले क्या थी, रेलगाड़ी की चाल मैंने मानी x। अब उसने क्या किया कि 8 किलोमीटर चाल कैसी कर दी, कम का मतलब माइनस, कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर हो। पहले मैंने क्या बताया कि रेलगाड़ी की चाल मैंने x किलोमीटर पर घंटा मानी, तो उस समय 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे समय कितना लगा था, 480 बटे x। अब मैंने क्या कर दी, चाल कम कर दी, दूरी उतनी ही तय करनी, 480 किलोमीटर। तो जब हम स्पीड कम कर देंगे और उतनी ही दूरी तय करनी है तो समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि दूरी वही है। अब मैंने स्पीड कम कर दी, तो जब स्पीड कम करेंगे उतनी ही दूरी को तय करना है तो समय कैसा लगेगा, अधिक लगेगा। तो कितना समय लगता है देखते हैं। x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर, क्योंकि दूरी सेम है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय का सूत्र मैंने बताया दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है उसे, 480 किलोमीटर, और चाल उसने घटा दी, कितनी कर दी, x माइनस 8। ये किस में आएगा, घंटे में आएगा। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, पहले चाल क्या थी, x। अब चाल उसने x 8 किलोमीटर प्रति घंटा कैसी कर दी, कम। तो ये वाली चाल कैसी कर दी, कम। ये वाली चाल कम है तो ये वाली चाल कैसी होगी, अधिक होगी। ध्यान से समझिएगा, पहले चाल यहां पर क्या थी, x,
मुझे इसमें देखना है कौन सी अधिक है कौन सी कम है, ध्यान से समझना है। पहले चाल क्या थी x, अब चाल उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, वो खुद ब खुद बोल रहा है चाल उसने कम कर दी, तो ये वाली चाल कैसी होगी, कम, और ये वाली चाल कैसी होगी, अधिक होगी। दूरी समान तय कर रहा है, दोनों जगह कितनी दूरी तय कर रहा है, जब x किलोमीटर की चाल से चल रहा था तब भी उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, और जब वो x माइनस 8 की चाल से चल रहा है तो भी उसे दूरी कितनी तय करनी, 480 किलोमीटर तय करनी। तो यहाँ चाल ये कैसी है, अधिक, और ये चाल कैसी है, कम, दूरी समान है। तो चाल जब कम होगी तो समय कैसा लगेगा, अधिक। 480 किलोमीटर की दूरी कम चाल से चलेगी तो समय अधिक लगेगा, और चाल जब अधिक होगी तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। कितने घंटे अधिक लगते हैं यहां पर बता रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। जब उसने चाल कम कर दी तो समय 3 घंटे उसे ज्यादा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पता चल गया समय ये कैसा है, कम, और समय ये कैसा है, अधिक। तो ज्यादा समय में से कम समय को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अधिक समय कौन सा है, 480, क्या है, 480 बटे x माइनस 8, ये समय कैसा था, अधिक, और ये समय कैसा है, कम, 480 बटे x। ज्यादा समय में से कम समय को माइनस कर देंगे, कितना समय अधिक ले रही, 3 घंटे, तो बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझ लो। 480 किलोमीटर की दूरी है, मान लो 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही तो उसे 11 घंटे लग रहे हैं, या 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही 11 घंटे लग रहे हैं, और स्पीड कम कर दी, 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही तो उससे 14 घंटे लग रहे हैं। देख लो इधर, पहले 40 की रफ्तार से जा रहे थे तो 11 घंटे लग रहे थे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब स्पीड मैंने कम कर दी, समय कैसा लग गया, ज्यादा। कितना ज्यादा लगा, तो 14 माइनस 11 बराबर 3 घंटे। इससे मुझे पता चलता है कि अधिक समय में से कम समय को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब बढ़ते आगे, यहां भी 480 है, यहां भी 480, तो 480 क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन का मतलब भाग देना, 480 से 480 कटेगा, कितना आएगा, 1 बटे x माइनस 8। माइनस है तो माइनस, 480 से 480 कट जाएगा, 1 बटे x ऐसे का तैसे, बराबर कितना आएगा, 3। यहां क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, x का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा, x, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 1 का गुणा जब इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8। 1 का गुणा x में किया तो x आया, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते वही आता है। जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो नीचे का गुणा नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x का गुणा 8 में करेंगे, क्या आएगा, 8x, बराबर 3 है तो 3। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और गुणा हमारा इधर किसमें आ जाएगा, कट रहा हो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 से ये कटेगा 16, तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस, कोष्टक के आगे जब भी माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो क्या आएगा, माइनस का x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, बटे क्या आया, x स्क्वायर माइनस 8x ऐसे का तैसा, बराबर 1 बटे कितना आएगा, 16। x माइनस x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ बाकी जो बचा उसका तिरछा गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x,
और 16 का गुणा 8 में करेंगे 16 8 128। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, और मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। बराबर में क्या आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले 128 को मैं इधर लाऊंगा, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस, और बराबर के इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो x² माइनस का 8x, यहाँ प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का 128, बराबर के इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो यहाँ रूप बन गया ax² + bx + c बराबर 0। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए। इस प्रकार से आपका 4.1 पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। 4.1 को मैंने 4 वीडियो में बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।